हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके पहले की जो वीडियो क्लास चली थी उसमें जो है हमने फार्माकोलॉजी का पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में क्या है कि पार्ट ए में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को जो है वो हमने सॉल्व किया था, जो कि 30 नंबर का था। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट बी करेंगे, पार्ट सी करेंगे, जो कि टोटल 50 नंबर का होगा। पार्ट बी वाले सारे क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे, या फिर 1 से 2 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। उनका आंसर जो है 1 से 2 लाइन में जो है आपको लिखना होगा। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोशन कर दिया जाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को डी फार्मा एग्जाम की हिंदी में तैयारी करनी है तो आप हमारे ऐप फार्मेसी पॉइंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो आपका क्रैश कोर्स है आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चैप्टर वाइज जो है ऑल सब्जेक्ट कराया गया है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ में लैंग्वेज कैसी होगी आपको पता ही है, जैसे कि आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल की जो क्लास की लैंग्वेज है ऐसे ही जो है आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। आपको एमसीक्यू भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में क्लास नोट्स की पीडीएफ भी रहती है और इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 1 साल तक। और साथ में आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी जो है आपको पीडीएफ दी जाएगी, ताकि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सके। तो देखिए अभी भी जो है आपके पास 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, तो अभी से अपने स्टडी पे फोकस करिए। अभी जो है आप अपना सिलेबस पूरा करने में लग जाइए। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करिए, रिवीजन करिए। 4 महीने जो है आपको यही काम करने हैं। और जब एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा, एग्जाम हो जाएगा, तो आप 100% जो है फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। लेकिन आपको 3 महीने जो है आपको मेहनत करना होगा। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको हमने सॉल्व कर लिया था। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है, तो पार्ट ए में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से। और पार्ट बी में जो है सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी में पूछे गए होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पार्ट बी आंसर एनी 10 क्वेश्चन। कोई भी जो है आपको 10 क्वेश्चन करना है। 1 से 2 पेज में आप इसका आंसर लिखिए, कोशिश करिए जो है 2 पेज में जो है आप इसका आंसर लिखेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का जो है इसमें होगा। टोटल 10 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन जो है वो आज की इस वीडियो क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ चुका है, राइट ए नोट ऑन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आ चुका है। ये क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के एग्जाम में कई बार जो है वो यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है। सेडेटिव और हिप्नोटिक। तो सबसे पहले जो है आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं और उसके बाद जो है आपको उसका क्लासिफिकेशन लिख देना है। 3 नंबर के लिए ये बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक है। तो देखिए फार्माकोलॉजी में आपको क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा। कभी कभी जो है वो आपसे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ही पूछ लेता है, या फिर जो है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया नोट लिखने के लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे सेडेटिव और हिप्नोटिक जो है वो हमने दवाओं का जो यहाँ पे नाम है, तो इनके पे कैटेगरी है दवाओं की, ठीक है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले हमें अपने ब्लैक पेन से सुंदर से जो है, ठीक है, हमें अच्छे लेटर में जो है हमको सबसे पहले हेडिंग डालना, ठीक है। कॉपी लिखने का जो है प्रॉपर तरीका होता है। अच्छे से अगर आप यहाँ पे कॉपी लिखेंगे थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्नोटिक की, ठीक है। तो देखिए हिप्नोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो कि नींद लाती हैं, स्लीप लाती हैं, या नींद को बनाए रखती हैं, जो कि सामान्य नींद की तरह होता है। इन्हें स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, सेडेटिव है। देखिए सेडेटिव भी जो है ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बिना नींद लाए, इसमें जो है व्यक्ति को नींद नहीं आती है, बल्कि जो व्यक्ति का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये इसको कम करती हैं, उसके ब्रेन को जो है ये शांत करती हैं, काल्म करती हैं, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स क्या है, सेडेटिव्स क्या है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेडेटिव ऐसी दवाएं होती हैं जो बिना नींद लाए एंजाइटी और टेंशन को कम करती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं। और देखिए अगर सेडेटिव्स को थोड़ा अधिक डोज में लिया जाए तो ये हिप्नोटिक्स का भी जो है ये काम कर सकती
है। ठीक है, अभी इसी चीज से जो है हम 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन पेपर में हम करेंगे कि अगर सेडेटिव्स को जो है अगर थोड़ा सा अधिक डोज में लिया जाए तो ये हिप्नोटिक्स भी जो है ये हो सकती है। ठीक है, तो कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा है, कहीं भी आपको रटना नहीं है और आप इसको अपनी भाषा में भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे क्या लिखा गया है, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव दोनों जो है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। इनका प्रयोग एंजाइटी, टेंशन, इनसोम्निया का मतलब क्या होता है, नींद ना आना। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एंटी कन्वल्सेंट के उपचार में किया जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी का अटैक आ चुका है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, देखिए जब सर्जरी होती है उसके पहले जो है वो मरीज को बेहोश किया जाता है। उस कंडीशन में भी जो है उस समय क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली होती है तो उसका ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको डर लगता है। तो उस केस में भी जो है सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के जो एजेंट्स है, ड्रग्स हैं, वो दिए जाते हैं। साथ में इनका जो प्रयोग है वो एपिलेप्सी के उपचार में भी जो है वो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एंटी कन्वल्सेंट जो है वो लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इतनी कहानी जो है आपको लिख देनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसके बाद जो है आपको यहाँ पर हेडिंग डालना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक, जो कि यहाँ पे जो है यहाँ पर हेडिंग नहीं पढ़ पाया है, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। थोड़ा सा जो है आप इसको अच्छे से लिखेंगे। चलिए तो आपको लिख देना है क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, नीचे आपको कर देना है अंडरलाइन और ये टेबल जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहली कैटेगरी है बार्बिट्यूरेट्स की। इसके एग्जांपल की बात की जाए फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन और थायोपेंटोन। बेंजोडाइजेपिन इसको शॉर्ट में लिखा जाता है BNZ। इसके एग्जांपल की बात करें डायजीपाम, फ्लोराजीपाम, नाइट्राजीपाम। नॉन बेंजोडाइजेपिन की बात की जाए जोपीक्लोन और जोल्पीडेम। तो कम से कम जो है इस क्लासिफिकेशन को आप लिख देंगे तो 3 नंबर जो है आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आपने लिखा है कि सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या होता है, इनका यूजेस जो है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है और आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख दिया है। 3 नंबर का जो आपका आंसर है ये आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिव ए नोट ऑन एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है, देखिए जहां भी आपको एंटी शब्द मत देखिए जहां भी आपको एंटी शब्द आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। ठीक है, क्या मतलब होता है, खिलाफ, किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, तो ये जो है आपका एड्रीनर्जिक सिस्टम का ये विरोध करता है। एड्रीनर्जिक से आपको क्या याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर आपको अचानक से भूत दिख जाए, सांप दिख जाए, तो उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी आंख की जो पुतली होती है, पुपिल होती है, वो चौड़ी हो जाती है। इंसान जो है उस खतरे से बचना चाहता है, इसकी वजह से इसको फाइट या फिर फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एड्रीनलिन का जो हमें इसका जो हमें यहाँ पर असर देखने को मिलता है ये उसको अपोज करने का काम करती है, मतलब। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है और अब जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है हमने। तो क्या लिखा गया कि एंटी एड्रीनर्जिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो कि शरीर में एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को जो है ये रोकती हैं या फिर कम करती हैं। अब इनका नाम ही है एंटी, मतलब ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का जो एक्शन होता है ये इसको ब्लॉक करेंगी। ठीक है, तो ये दवाएं जो है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, NA एंड और आपका एड्रेनलिन हो गया, जैसे हार्मोन्स की एक्टिविटी को जो है ये ब्लॉक करती है या फिर उनका प्रभाव जो है वो कम करती हैं। इनका जो प्रयोग है हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है,
एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग जो है दो तरह की होती है, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमने इसका यहां पर क्लासिफिकेशन लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको सबसे पहले डालना है हेडिंग। अब देखिए, जो आपका एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है इसका जो है वो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा है, और इसी टेबल से जो है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, पहला है आपका नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, चलिए, तो ये जो है यहाँ पर सभी तरह के जो आपके यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करेगा। खैर हम यहाँ पे डिटेल में नहीं आएंगे। पहला है आपका नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, इसका एग्जांपल दिया गया है फिनॉक्सीबेंजामिन और दिया गया है फेंटोलामिन दिया गया। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, ये जो है बस केवल अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगा, ये आपका अल्फा 2 को नहीं करेगा। एग्जांपल है प्राजोसिन, ठीक है, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टैमसुलोसिन। ठीक है, इनके नाम के एंड में क्या आ रहा है, सिन आ रहा है। उसके बाद सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर, ये जो है बस केवल अल्फा 2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगा। एग्जांपल है योहिम्बिन। तो थोड़ा सा जो है क्लासिफिकेशन शुरू में याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इसको याद करेंगे तो ये आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स में भी जो है ये आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए, अगला है आपका यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये जो है सभी तरह के बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। या फिर अगर देखिए, इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का कि बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, एक जो है आपको बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल बताना है, तो आप यहां से जो है बीटा ब्लॉकर का जो है कोई भी एग्जाम्पल जो है आप यहां से उठा लेंगे। ठीक है, तो देखिए, बीटा ब्लॉकर्स की जो भी दवाइयां होती हैं उनके नेम के एंड में क्या आता है, लोल आता है। ठीक है, लोल आपको दिख रहा है, सब में जो है आपको क्या दिख रहा है, लोल दिख रहा है। तो देखिए, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात की जाए तो ये सभी तरह के बीटा ब्लॉक, ये जो है आपके, ठीक है, सभी तरह के बीटा रिसेप्टर को जो है ये जो है यहाँ पर ब्लॉक करेंगी। तो एग्जांपल है प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल, टीमोलोल और सोटालोल। वहीं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की बात की जाए, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल और बिसोप्रोलोल। तो एटिनोलोल का जो इसका जो यूजेस है वो आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज होता है। देखिए, अगर आपने यहाँ पर बीपी की दवाई अगर आपने देखी होगी तो इसका टैबलेट भी आता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट इन ब्रीफ अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो एंजाइना क्या होता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में मैंने जो है इस चीज को मैंने जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब हमारे हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, एंजाइना कहते हैं। चलिए, तो इस चीज के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक है, तो देखिए, ऐसी दवाएं जिनका प्रयोग एंजाइना के उपचार में होता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा एंजाइना के बारे में जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए, एंजाइना जो है एक इस्चेमिक हार्ट डिजीज है। देखिए, इस्चेमिया क्या होती है, देखिए यहाँ पर इस्चेमिया क्या होता है। तो देखिए, इस्चेमिया वह स्थिति होती है जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमारे हार्ट मसल तक जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया है। इसके वजह से जो है क्या होता है, सीने में दर्द होता है, इसमें जो है हार्ट तक ऑक्सीजन से युक्त ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे हार्ट मसल्स तक सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ये एंजाइना होगा। यही जो है इसका मेन रीजन है। चलिए, अब जो है हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लासिफिकेशन हेडिंग डाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक है, चलिए, तो इस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है नाइट्रेट्स। देखिए, इसी से जो है, देखिए इसी टेबल से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट सी वाले में। पहला है आपका, ठीक है, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट GTN, आइसोसार्बाइड डाई नाइट्रेट IDN, आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट IMN। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपकी नाइट्रेट वाली ड्रग्स हैं जिनका जो प्रयोग है वो एंजाइना के उपचार में किया जा रहा है, इनको जो है सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। इनको जो है सबलिंगुअल रूट से जो है इनको लिया जाता है, इनको जो है जीभ के नीचे रखा जाता है ताकि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है उसको बिल्कुल अवॉइड किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है,
चलिए अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है पार्ट सी में, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी है। हमने यहाँ पे लिखा है वेरापेमिल हो गया, डिल्टियाजम हो गया, आपका यहाँ पर फेलोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, ये जो है आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जाम्पल्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर की बात की जाए, प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, तो इन सभी दवाइयों का जो प्रयोग है वो एंजाइना के उपचार में किया जाता है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पूछा गया कि गिव ए ब्रीफ नोट ऑन लैक्सेटिव एंड परगेटिव। लैक्सेटिव और परगेटिव के बारे में आपने फार्माकोग्नोसी में जो है आपने पढ़ा होगा, लैक्सेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होता है। ठीक है, इसी चीज को जो है यहाँ पे लिख देना है और हम इसका क्लासिफिकेशन भी जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, पहला है लैक्सेटिव। ठीक है, तो देखिए लैक्सेटिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका जो प्रयोग है वो कब्ज के उपचार में, कॉन्स्टिपेशन के उपचार में किया जाता है। ये क्या करती हैं कि मल यानी कि स्टूल को जो है ये लूज करती हैं, और आंतों यानी कि बोवेल्स की जो यहाँ पर मूवमेंट होती है, जो इसके यहाँ पर गति होती है, जिसको कि हम देखिए पेरिस्टालिस मूवमेंट कहते हैं, ये इसको क्या करती है, बढ़ाती है, जिससे जो है स्टूल जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला है परगेटिव। तो देखिए परगेटिव भी जो है वो आपकी लैक्सेटिव ही होती है, लेकिन जो उनके यहाँ पर काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा और ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो देखिए परगेटिव्स का जो प्रयोग है वो हमारे बोवेल को पूरी तरीके से खाली करने के लिए किया जाता है, और इनका भी जो प्रयोग है वो कॉन्स्टिपेशन के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए, पहला है बल्क फॉर्मिंग स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेंट, परगेटिव और प्रोकाइनेटिक। सबके जो एग्जांपल्स हैं वो दिए गए, जैसे कि डायट्री फाइबर हो गया, ब्रान हो गया, साइलम हो गया, मेथाइल सेलुलोज हो गया। स्टूल सॉफ्टनर की बात की जाए, लिक्विड पैराफिन हो गया, डोकुसेट हो गया। स्टिमुलेंट परगेटिव की बात की जाए, बिसाकोडिल, कास्टर ऑयल, सोडियम पिकोसल्फेट। प्रोकाइनेटिक की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोकैलोप्राइड जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर लैक्सेटिव और परगेटिव का जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन है गिव क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ हिमेटेनिक एजेंट। ठीक है, हिमेटेनिक एजेंट का क्लासिफिकेशन लिखना है और इसका यूजेस लिखना है। ठीक है, तो देखिए सभी यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको क्लासिफिकेशन इसलिए कराया है कि क्योंकि जो है कभी कभी जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ही जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने हेडिंग कर दिया है क्या, ठीक है, हिमेटेनिक एजेंट, बिल्कुल नाम से क्लियर है। ये जो है क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, मात्रा को बढ़ाते हैं। तो क्या लिखा गया है, ठीक है, हीमोटेनिक्स वे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जो है हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। जाहिर सी बात है भाई, हमें चाहिए हीमोग्लोबिन, हमको चाहिए रेड ब्लड सेल्स, इसका मतलब क्या है, खून की कमी है, एनीमिया है। तो यहाँ पर हिमेटेनिक एजेंट्स का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से एनीमिया के उपचार में, ट्रीटमेंट में जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, बस आप जो है शब्दों को ध्यान से देखिए। चलिए अब जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेटेनिक्स, तो पहला है ओरल आयरन प्रिपरेशन, मतलब इनको जो है टैबलेट फॉर्म में लेना होता है। तो देखिए क्या क्या दिया गया, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमारेट, कार्बोनिल आयरन, पॉलीसैकेराइड आयरन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है आयरन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, एम्पुल्स वगैरह भी इसका आता है। आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट। ठीक है, इसके साथ में अगर किसी को जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया विटामिन B12 थेरेपी, साइनोकोबालामीन का भी जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, हाइड्रोक्सीकोबालामीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हिमेटेनिक का क्लासिफिकेशन दिया गया है। चलिए अब जो है हम इसके यूजेस को लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ हिमेटेनिक्स। ठीक है, तो देखिए अगर आयरन की कमी से एनीमिया हो गया है, ठीक है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के उपचार में हिमेटेनिक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो आयरन दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगर किसी को लंबे समय से जो है किडनी डिजीज है तो उस केस में जो है एनीमिया के उपचार के लिए जो है वो हिमेटेनिक्स का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर किसी की सर्जरी हुई है या फिर उसके शरीर से बहुत ज्यादा जो ब्लड है वो बाहर निकल चुका है, तो उसके शरीर में जो है ब्लड का लेवल नॉर्मल बनाए रखने के लिए, सामान्य बनाए रखने के लिए भी जो है वो हिमेटेनिक्स का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है। तो टोटल जो है 5 गुणे 3 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, राइट ए नोट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल, ठीक है, मतलब इसको जो है बाई माउथ दिया जाता है। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। ठीक है, मतलब जो है कि यहाँ पे डायबिटीज के केस में जो है जिन भी दवाओं का प्रयोग होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या फिर एजेंट्स बोलते हैं। तो इसके बारे में जो है वो लिखना है। और देखिए डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज के टाइप्स की बात की जाए तो इस चीज को जो है वो हमने फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, ओरल ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, या फिर आप इसको इस स्केच से भी जो है आप इसको डाल सकते हैं अपने कॉपी में हेडिंग वगैरह। चलिए तो क्या लिखा गया है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाओं का जो प्रयोग है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको कि हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। एक आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है जिसको कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। नाम से क्लियर है, इंसुलिन डिपेंडेंट। इस वाले डायबिटीज में आपको इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, मतलब आपके शरीर में जो है बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रही है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज। और उस केस में जो है आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो आपके एजेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, इनका जो प्रयोग है वो आमतौर पर जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या फिर टाइप 2 डायबिटीज के उपचार में किया जाता है, या फिर ऐसे मरीजों में जो है वो किया जाता है जिनको पहले टाइप 2 डायबिटीज था, उन्होंने जो है वर्षों तक दवाई लिया, उसके बाद जो है उन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है, तो उस केस में जो है आपको इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को जो है वो, ठीक है, नियंत्रित या फिर रेगुलेट करने का काम करते हैं। और इन दवाओं को जो है ओरल रूट से जो है हमें लेना होता है जिनको भी शुगर हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगला आपका यहाँ पर हेडिंग पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, तो यहाँ जो है हमने इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला है सल्फोनिल यूरिएज। ठीक है, सल्फोनिल यूरिएज की बात की जाए, टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लीपीजाइड, ग्लिक्लाजाइड, गिलिम्पिराइड, ये सभी क्या होते हैं, सल्फोनिल यूरिएज होते हैं। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर, ठीक है, मैग्लीटिनाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेम के एंड में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है NIDE, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका अगला है यहाँ पे, ठीक है, बाइकुवानाइड के एग्जाम्पल की बात करें, मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया। ग्लिटाजोन की बात की जाए, पायोग्लिटाजोन, रोजी ग्लिटाजोन हो गया। डाईपेप्टाइडल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर की बात की जाए, सीटाग्लिप्टिन, सारे ग्लिप्टिन वाले जो हैं वो आपके DPP-4 इनहिबिटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको क्लासिफिकेशन याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 जो है आप सभी कैटेगरी का एग्जाम्पल जरूर से याद करेंगे, इतना जो है आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, 2-2 एग्जाम्पल जो है आप सब में याद कर लेंगे तो इससे जो है आपका काम चल जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के ऊपर जो है हमें क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन और इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे पेड बैच में देखिए, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जो है मैं इसकी फार्माकोलॉजी भी जो है वो मैं आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है हम इसके फार्माकोलॉजी के बारे में भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, सभी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनके बारे में, कि वो यहाँ पर कैसे काम करती हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट क्या, उनका यूजेस क्या है। कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए सभी ड्रग्स का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इसको जो है ठीक है यहाँ पर लिखा गया है ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है एक प्रकार का क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। और ऐसी दवाएं जिनका जो प्रयोग है ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में किया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पे पढ़ चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो पहला है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और दूसरा है सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन की बात की जाए, इसमें आपका रिफेम्पेसिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, पायराजिनामाइड हो गया और आपका इथाम्ब्यूटॉल हो गया। सेकेंड लाइन की बात की जाए तो इसमें आपका लीवोफ्लॉक्सिसिन, ठीक है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन हो गया।
ठीक है, एमिकासिन हो गया, केनामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेंटिफ्लॉक्सासिन, ये जो है आपके यहाँ पर फ्लोरोक्विनोलोन के एग्जांपल्स हैं। वहीं आपका यहाँ पर एमिकासिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपके यहाँ पर अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के एग्जांपल्स हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स पे जो है हमें एक नोट लिखना है। तो एक आपका जनरल एनेस्थेटिक होता है, एक आपका लोकल होता है। लोकल का मतलब क्या है, स्थानीय। ठीक है, तो देखिए लोकल, तो क्या लिखा गया है, लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बिना चेतना को खोए हमारे शरीर के किसी एक हिस्से को जो है वो सुन्न कर देती है। मतलब इसमें जो है इंसान जो है वो जागा हुआ रहता है, उसको सारा होश हवास रहता है, लेकिन उसके शरीर का कोई एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको जो है यहाँ पर बेहोश कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दांत उखड़वाना है या फिर छोटी मोटी जो है अगर यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, छोटा मोटा घाव लगा है, तो उस केस में जो है लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। और ये जो है जनरल एनेस्थेटिक्स की तुलना में जो है ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं। ठीक है, देखिए जो आपके यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये हमारे शरीर में सभी तरह के सेंसेशन को खत्म कर देते हैं और व्यक्ति को जो है वो बेहोश कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ठीक है, मेडिकल साइंस में सबसे, ठीक है, सबसे पहले प्रयोग होने वाला लोकल, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो है आपका क्या था, कोकेन था। ठीक है, इस एग्जांपल को आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो यहाँ पे ड्यूरेशन के बेसिस पे जो है वो हमने क्लासिफिकेशन किया है। पहला है शॉर्ट एक्टिंग, जो कि 15 से 1 घंटे के जो है यहाँ पर 15 से लेके 60 मिनट तक, मतलब 1 घंटे के अंदर तक का जो है ये क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन करता है। अगला आपका इंटरमीडिएट और आपका यहाँ पर तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स की बात की जाए, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट की बात की जाए जो कि 60 मिनट से लेके 120 मिनट तक जो है ये सुन्न कर सकता है। ठीक है, लीडोकेन है, प्रिलोकेन है, और आपका यहाँ पर क्या दिया गया, मेबी, ठीक है, मेपीवाकेन दिया गया। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग, तो दिया गया है बुपीवाकेन, रोपीवाकेन और टेट्राकेन। तो देखिए जो भी क्लासिफिकेशंस हैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इसको डेली उठ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जो है वो हमें क्लासिफिकेशन पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती हैं इसके बारे में जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बिल्कुल नाम से क्लियर है, एंटी डिप्रेसेंट ऐसी दवाएं होती हैं जिनका जो प्रयोग है या फिर जिनका जो उपयोग है डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो गया उसको डिप्रेशन क्यों होता है, तो देखिए उसके बॉडी में जो है बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका सेरोटोनिन हो गया, नॉर एड्रीनलिन हो गया, डोपामाइन हो गया। अगर इनका लेवल हमारे नर्वस सिस्टम में कम हो जाता है तो क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, ये दवाएं न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामाइन के लेवल को प्रभावित करती हैं, उसके स्तर को जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब की बार जो है हमने क्लासिफिकेशन को जो है हमने टेबल बना के नहीं लिखा है, बल्कि जो है हमने इसको जो है शब्दों में लिखा है, जो कि और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, और पहली कैटेगरी है मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, तो देखिए ये दवा जो होती है मोनोएमिन ऑक्सीडेज एंजाइम्स को ये ब्लॉक करती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाती हैं। तो देखिए मोनोएमिन ऑक्सीडेज एंजाइम्स ऐसा एंजाइम्स है जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को तोड़ने का, नष्ट करने का काम करता है। तो अगर हमें इन न्यूरोट्रांसमीटर को बचाना है तो जो है हमें ऐसी दवाई जो है हमें उसका प्रयोग करना होगा जो कि इस एंजाइम्स को ब्लॉक करे, उसकी एक्टिविटी को कम करे। तो मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के एग्जांपल्स की बात की जाए, फेनल्जिन, ट्रेनिल, ठीक है, ट्रेनिल साइप्रोमिन हो गया, और आपका ठीक है सेलिजिलिन हो गया। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये जो होते हैं सेरोटोनिन और नॉर एड्रीनलिन के री एब्जॉर्प्शन को जो है ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, री एब्जॉर्प्शन को जो है ये कम करते हैं, ब्लॉक करते हैं। एग्जांपल की बात की जाए इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन और क्लोमिप्रामिन हो गया। चलिए
देखिए यहां से जो है वो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SNRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम देखिए, इसमें क्या है कि सेरोटोनिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का जो वर्क है ये इसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए वेन, ठीक है यहाँ पे दिया गया है कि ठीक है यहाँ पर एग्जाम्पल है वेनलाफैक्सिन, ठीक है, और आपका है ठीक है डुलोक्सिटिन है, और आपका ठीक है डेस्वेना, ठीक है डेस्वेनालाफैक्सिन है। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा नाम दिया गया है, तो कम से कम दो दो एग्जाम्पल जो है सब में आपको याद होने चाहिए। अगला है आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, तो ये जो है बस केवल सेरोटोनिन के रीअपटेक को जो है ये क्या करता है? कम करता है। उसके रीअब्जॉर्प्शन को जो है ये जो है क्या करता है? कम करता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया आपका फ्लोक्सेटिन दिया गया है, सर्ट्रालिन दिया गया, एसिटालोप्राम दिया गया है, ठीक है, पैरोक्सिटिन दिया गया है, फ्लोवोक्सामिन दिया गया है। जो भी आपको एग्जाम्पल, कम से कम दो एग्जाम्पल जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, राइट ए नोट ऑन एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग पे जो है हमको एक नोट लिखना है। तो देखिए मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, और यह फीमेल एनोफिलेज मच्छर के काटने से होता है। और मुख्य रूप से जो है 4 तरह के मलेरिया होते हैं, प्लाज्मोडियम, फैल्सीपेरम, बाइवेक्स, ओवल और ठीक है मलेरिया। और इसमें से सबसे खतरनाक मोस्ट फैटल कौन सा होता है? ठीक है, फैल्सीपेरम वाला होता है। तो देखिए एंटी मलेरियल दवाओं का जो उपयोग है मलेरिया की रोकथाम यानी कि प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है रोकथाम को, ट्रीटमेंट और आगे जो है फिर से मलेरिया ना हो, ठीक है मलेरिया का प्रकोप ना हो, उसको रोकने के लिए जो है एंटी मलेरियल दवाओं का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला है 4-अमाइनोक्विनिलोनिन, ठीक है, क्लोरोक्विन, एमोडाइक्विन, आर्टिमिसिनिन एंड इट्स डेरिवेटिव आर्टिमिसिनिन, आर्टिसुनेट, आर्टिमिथर, और टीस्यू साइजोंटिसाइड या फिर लीवर एक्टिंग ड्रग प्राइमाक्विन, टेफ्लोक्विन। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन दिया गया होता है, 10 करना होता है, 10 हमने यहाँ पे कर लिया है, लेकिन 11 जो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण। क्या होता है? वितरण। देखिए हम कोई भी ड्रग लेते हैं उसके बाद जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहां उसको पहुंचना होता है वहां पहुंच जाती है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फैक्टर के बारे में लिखना है। वैसे जो है देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन हम जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो देखिए औषधि वितरण या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो भी दवा होती है, जो भी ड्रग होती है, वो हमारे ब्लड फ्लो के माध्यम से हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंचती है। ठीक है, इस चीज को जो है आपको लिख देना है। अब देखिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो आपके यहाँ पर दवा है, जो आपने यहाँ पर ओरल रूट से या फिर अगर आपने यहाँ पर पेरेंटल रूट से जो भी आपने लिया है, वो हमारे टिश्यू तक, सेल तक, ऑर्गन्स तक जो है वो पहुंच रही है, या फिर वो जो है यहाँ पर कितनी मात्रा में पहुंच रही है, इसको जो है बहुत सारे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। और इसमें से जो है कुछ फैक्टर्स के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहला है कि देखिए ऐसी दवाएं जो कि लिपिड में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, क्या लिखा गया? लिपिड में घुलनशील दवाएं जो हैं आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाती हैं और हमारे टिश्यू तक, सेल्स तक, ऑर्गन तक आसानी से पहुंच जाती हैं। ठीक है, अगला है आपके यहाँ पर ऐसी दवाएं जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है, वो भी जो है हमारे टिश्यू तक आसानी से पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी दवाएं जो कि हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन से बाइंड कर जाती हैं, इसकी वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे हमारे ऑर्गन जहां पे कि ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है, जैसे कि ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, वहां पे जो है दवाएं जो है वो तेजी से पहुंचती हैं। ठीक है, और अगला है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है बस केवल लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं वही पार कर पाती हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंच पाती हैं।
ठीक है। तो वैसे ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसी वजह से जो है हमने इसको थोड़ा सा कम लिखा है। वहीं अगर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहता तो आपको बाकायदे हेडिंग वगैरह डाल के जो है कम से कम आपको जो है और लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए तो यहां तक जितने भी क्वेश्चंस थे सभी हमने कर लिए हैं। पार्ट बी के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम यहाँ पर पार्ट सी के सभी क्वेश्चन करेंगे, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पार्ट सी आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। इसी को हम बोलते हैं, इसी को जो है ठीक है मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और यहाँ पर वैसे पूछा गया है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ठीक है ड्रग का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें हम अगर कोई भी ड्रग लेते हैं, हम कोई भी दवाई जो है अगर हम खाते हैं तो देखिए उसका कुछ ना कुछ क्या होता होगा, ठीक है केमिकल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी दवाई का क्या होता है, ठीक है केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम उसको खाते हैं तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, बदलाव होगा। वो ड्रग जो है क्या होगी, वाटर सोल्यूबल बन जाएगी, ताकि जो है उसका एक्सक्रीशन, उसका उत्सर्जन जो है वो हमारे शरीर से आसानी से हो सके। जैसे कि हमने पैरासीटामोल खाया, ठीक है, तो पैरासीटामोलिक्यूल का जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है वो जस का तस थोड़ी बना रहेगा। वो देखिए वो हमारे पेट में गया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, जो कि हम यहाँ पर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही जो है आपको यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के बारे में लिख देना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो है आपको यहाँ पे लिख देना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर में दवाओं के केमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, वो अधिक वाटर सोल्यूबल बन जाती है, जिसकी वजह से जो है उनका एक्सक्रीशन जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। तो इसका एग्जांपल लिख दीजिए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कि हम लॉफिंग गैस कहते हैं, क्या है, एग्जाम्पल है जनरल एनेस्थेटिक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है नेम एनी ड्रग्स बिलोंग टू बीटा ब्लॉकर कैटेगरी। तो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का एक ड्रग का नाम लिख दीजिए, एटिनोलॉल। ठीक है, एटिनोलॉल हमने लिख दिया है। ठीक है, तो एक ड्रग का जो है आपका पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक एग्जांपल आपको लिखना था बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का। गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी एमेटिक ड्रग। तो एंटी एमेटिक ड्रग का जो है आप एक एग्जांपल लिख दीजिए, ऑन्डेस्ट्रॉन लिख दीजिए। ऑन्डेस्ट्रॉन जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए एग्जाम में जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के नीचे जो है आप यहाँ पर आंसर डाल के जो है उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठीक है मायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारे आंखों की पुतली पुपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, उसे संकुचित करती हैं। और इनका जो प्रयोग है वो कहाँ पे होता है, ग्लूकोमा के उपचार में होता है। फिलहाल इसका एग्जाम्पल एक आपको लिख देना है, पिलोकार्पिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है। तो सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को लिखना है और क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, इस चीज को आपको लिख देना है। तो देखिए अगर किसी भी ड्रग को अगर आईवी रूट के माध्यम से दिया जाएगा तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। ये चीज क्या है, बिल्कुल सही है, तो आप लिख देंगे ट्रू। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रोप्रेनोलॉल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा। तो ये भी जो है इसका भी आंसर हमको लिखना है। देखिए प्रोप्रेनोलॉल क्या है, एक बीटा ब्लॉकर है और ये अस्थमा में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ये जो है जो भी आपके यहाँ पर ब्रोंकियल्स होती हैं उनको ये फैलाता नहीं है, ये इसको और ज्यादा संकुचित कर देगा, जिससे सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो प्रोप्रेनोल बीटा ब्लॉकर का जो प्रयोग है वो अस्थमा में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी जो है क्या है, ट्रू है। ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, बिल्कुल सही बात है, यस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिप्नोटिक इन हायर डोज कैन बी यूज्ड एज सेडेटिव। तो क्या जो आपके यहाँ पर हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग हैं अगर इनका अधिक डोज दिया जाए तो ये जो है सेडेटिव के रूप में काम करेंगी, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। देखिए अगर सेडेटिव को अधिक डोज में दिया जाए, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करती है सेडेटिव, लेकिन नींद नहीं लाती है,
लेकिन अगर सेडेटिव को आप अधिक डोज में देंगे तो ये नींद ला देगी, मतलब वो जो है यहाँ पर हिप्नोटिक ड्रग का काम करेगी। तो ये वाला जो है क्या है, फॉल्स है, क्या है, गलत है ये वाला, ठीक है। चलिए अगला है, इन विच डिजीज ब्रोंकोडाइलेटर्स आर यूज। ब्रोंकोडाइलेटर्स का जो यूज है किसमें होता है, हमें क्या करना है, ब्रोंकियोल्स को डायलेट करना है ताकि जो है सांस लेने में आसानी हो। और सांस लेने में दिक्कत किसमें होती है, अस्थमा के केस में होती है, आप लिख देंगे अस्थमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ड्रग बिलोंग टू मिड्रियाटिक। तो यहाँ पर मिड्रियाटिक कैटेगरी से जो है एक एग्जांपल लिख देना है, एट्रोपिन। देखिए यहाँ पर मिड्रियाटिक क्या होते हैं, तो देखिए मिड्रियाटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे आंखों के पुपिल्स को, उसकी पुतली को जो क्या करती है, डायलेट करती है, बढ़ाती हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिड्रियाटिक ड्रग। चलिए एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन यूज्ड इन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इनका जो प्रयोग है वो एंजाइना में किया जाता है, एंजाइना लिखना था आपको, नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज्ड इन एंजाइना, ठीक है। गिव, ठीक है, गिव ए ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के उपचार में प्रयोग होने वाले किसी एक ड्रग का नाम लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड का जो है वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देते हैं, प्रेडनिसोन, ठीक है, प्रेडनिसोन, ठीक है, प्रेडनिसोन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो है 2 से 3 जो है वो एमसीक्यू भी पूछे गए थे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर इसमें है मेथोट्रिजेट, ऑप्शन नंबर बी। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट ओपिओइड एनाल्जेसिक, ओपिओइड एनाल्जेसिक हमको दिख रहा है यहाँ पर कोडीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल एजेंट कैन बी यूज्ड सिस्टमिकली एज वेल एज टॉपिकली। तो ऐसा कौन सा एंटी फंगल एजेंट है जिसको जो है हम अपने बॉडी में भी लेते हैं, मतलब उसको आईवी रूट से या फिर टैबलेट फॉर्म में खाते हैं और उसको हम अपने स्किन पे भी जो है वो लगाते हैं। तो ये है आपका कीटोकोनाजोल। देखिए कीटोकोनाजोल का जो है आपको पाउडर भी देखने को मिल जाएगा, टैबलेट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर, वही एग्जांपल लिख दीजिए, ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, ठीक है, रेबिप्राजोल हो गया। एक एग्जांपल ही तो लिखना है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेंटोप्राजोल, ठीक है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर पीपीआई का जो है क्या है, एग्जांपल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी वन ड्रग बिलोंग टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, एस इनहिबिटर का जो है एक एग्जांपल लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनैल एप्रिल, लिख देंगे इनैल एप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सभी क्या होते हैं, एस इनहिबिटर होते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अभी मैंने बताया था डिल्टियाजम लिख दीजिए, या फिर जो है आप निफेडिपिन लिख दीजिए, निफेडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ड्रग प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ठीक है। तो देखिए ड्रग प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थेटिक्स में जो है, देखिए ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमें बेहोश तो करती हैं, साथ में हमें दर्द से आराम भी दिलाती हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिए कीटामाइन, कीटामाइन हो गया, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल जो है 20 क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन जो है वो लगता है यहाँ पे छूट गया किसी तरह का, या फिर यहाँ पे नंबरिंग जो है वो यहाँ पर गलत हुई है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पूछा गया था जनवरी 2025 के बैक पेपर एग्जाम में, ठीक है। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप तैयार कर लेंगे, और इसके साथ में जो है आप हमारे बैच में भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो आपका पेड बैच है उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है अगर आपको डी फार्मा एग्जाम की हिंदी में कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।